हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। उसका वेरी शॉर्ट और शॉर्ट क्वेश्चन यानी अति लघु उत्तरीय प्रश्न और लघु उत्तरीय प्रश्न हम लोग करने जा रहे हैं। उसका आंसर मैं आपको एक एक करके एक्सप्लेन करूँगी, बताऊँगी, सारा आंसर आपको दूँगी। शुरू करते हैं। और अगर आप लोग क्लास 10th के स्टूडेंट हैं देन स्टे कनेक्ट टू दिस चैनल। इस चैनल पे आपको हर उस तरह का कंटेंट मिलेगा जो आपको आपके एम को, आपके गोल को अचीव करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। एंड ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। देन शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, राष्ट्रवाद क्या है। अगर इसको बहुत ही ज़्यादा सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन करें तो राष्ट्रवाद का मतलब होता है अपने राष्ट्र के प्रति, अपने देश के प्रति प्रेम। इसका आंसर मैंने लिख रखा है, मैं आपको शो करती हूँ। वैसे ये क्वेश्चन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन मैंने इस पर मार्क भी कर रखा है, मार्क कर लीजिएगा प्लीज़। एंड शुरू करते हैं। राष्ट्रवाद किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों के बीच व्यस्त एक भावना है जो प्रेम और एकता को स्थापित करता है। ये इसका आंसर है और वही चीज़ है जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया था कि ये प्रेम और एकता को स्थापित करता है लोगों के बीच, ये राष्ट्रवाद। देन सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, मेजनी कौन था। मेजनी के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन उसमें लिखना होगा, कुछ वर्ड्स में, कुछ सेंटेंस में। देन सेकंड का आंसर ये हो जाएगा, मेजनी एक साहित्यकार, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक और एक योग्य सेनापति था। वो राजनीतिक परिस्थितियों में बहुत बेहतर समझ रखता था और उसमें आदर्शवादी गुण अधिक और व्यवहारिक गुण कम थे। ये इसका आंसर हो जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा इसको। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं। जर्मनी के एकीकरण की कुछ बाधाएं थी जो मैं आपको शो कर रही हूँ। उसका आंसर तो ये है इसका आंसर, जर्मनी के एकीकरण की निम्नलिखित बाधाएं थी। ये वाला भी क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन इसको भी मार्क कर लीजिएगा। इसकी कुछ बाधाएं थी जो कि एक एक करके मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। लगभग 300 से भी अधिक छोटे बड़े राज्य थे जर्मनी में, 300 से भी अधिक छोटे बड़े राज्य थे। अगला पॉइंट मैं आपको शो करती हूँ। इन राज्यों में राजनीतिक, धार्मिक या आर्थिक विषमताएं थीं। इनमें बहुत ज़्यादा विषमताएं थीं। इनमें एकता नहीं थी, इनमें राष्ट्रवादी भावनाएं नहीं थी। पॉइंट 2 है ऑस्ट्रिया का हस्तक्षेप। पॉइंट 3 है मेटरनिक की घोर प्रतिक्रियावादी नीति। पॉइंट 4 हो जाएगा इसका, राष्ट्रवाद की भावना का अभाव। जैसा कि मैंने आपको कहा कि यहाँ के लोगों के बीच राष्ट्रवाद की भावनाएं नहीं थी, यहाँ के लोगों के बीच एकता नहीं थी, इसलिए जर्मनी का जो एकीकरण है वो रुका हुआ था, उसमें बाधा बन रही थी। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। एंड ये अति लघु उत्तरीय का बहुत ही छोटा छोटा इस तरह का क्वेश्चन होता है। इसी तरह का आंसर देना होता है एग्जाम में। अगर आप इस तरह से आंसर लिखेंगे तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस अति लघु उत्तरीय का। लास्ट क्वेश्चन है, मेटरनिक युग क्या है। मेटरनिक युग के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। मेटरनिक युग ये हो जाएगा, ऑस्ट्रिया का चांसलर के रूप में नेपोलियन के पतन के बाद मेटरनिक ने 1815 से 1848 तक यूरोप की राजनीति में इतनी प्रमुख भूमिकाएं निभाई। इसी अवधि को मेटरनिक युग कहा जाता है। ऑस्ट्रिया का चांसलर था मेटरनिक, उसके रूप में उसने 1815 में, यानी 1815 में वियना सम्मेलन भी हुआ था, तब से लेकर उसने 1848 ईस्वी तक नेपोलियन का पतन हो गया था और इस अवधि में उसने बहुत ज़्यादा वहाँ की राजनीति में प्रमुख भूमिकाएं निभाई, इसलिए इस युग को मेटरनिक युग कहा जाता है। अब चलते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न की तरफ। इसका पहला प्रश्न है, 1848 की फ्रांसीसी क्रांति के कारण क्या थे। जो 1848 ईस्वी में फ्रांस में क्रांति हुई थी उसके कारण क्या थे। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर साल इसमें क्वेश्चन आता रहता है। इस पॉइंट पे इस टॉपिक से क्वेश्चन आता रहता है। इसको मार्क कर लीजिएगा। इसका आंसर है, लुई फिलिप एक उदारवादी शासक था, परंतु वह बहुत ही महत्वाकांक्षी था। उसने अपने विरोधियों को खुश करने के लिए स्वर्णिम मध्यम वर्गीय नीति का अवलंबन करते हुए 1840 ईस्वी में गीजो को प्रधानमंत्री बनाया था। लुई फिलिप जो था वो बहुत ही ज़्यादा उदारवादी शासक था।
वो अपने विरोधियों को खुश करने के लिए उसने 1840 ईस्वी में गीज़ो को वहाँ का प्रधानमंत्री बनाया। फ्रांस का उसने 1840 ईस्वी में गीज़ो को प्रधानमंत्री बनाया। आगे देखते हैं। नियुक्त किया, जो कि कट्टर प्रतिक्रियावादी था। जो गीज़ो था वो 1840 ईस्वी में फ्रांस का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा प्रतिक्रियावादी था। लुई फिलिप ने यहाँ पूंजीपतियों को साथ रखना पसंद किया, जिससे शासन के कार्य में कोई दिलचस्पी नहीं थी, कोई रुचि नहीं थी। अतः वे अल्पमत भी हो चुके थे। इससे शासनकाल में देश में उसके शासनकाल में देश में भुखमरी होने लगी थी, जिसकी वजह से गीज़ो की आलोचना होने लगी। जो लुई फिलिप था उसने गीज़ो को 1840 ईस्वी में फ्रांस का प्रधानमंत्री बना दिया, लेकिन उसको जो था कि शासनकाल में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी, बिल्कुल भी रुचि नहीं थी। वो बहुत ही ज़्यादा प्रतिक्रियावादी प्रकार का व्यक्ति था, उसको शासन में बिल्कुल ही रुचि नहीं थी। सो इसीलिए उसके शासनकाल में ज़ाहिर है भूखमरी होने लगी, वहाँ बेरोज़गारी व्याप्त होने लगी, भूखमरी होने लगी, जिसकी वजह से जो गीज़ो था उसकी बुराई होने लगी। आगे है गणतंत्रवाद के प्रति उसकी प्रतिक्रियावादी नीति ने प्रतिक्रियावादी नीति और दमनकारी कार्यों के फलस्वरूप 1848 ईस्वी में जो फ्रांस की जो क्रांति थी उसने जन्म लिया। उसके जो गीज़ो था वो उसका कार्य बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, वो उसको शासनकाल में दिलचस्पी नहीं थी, कोई रुचि नहीं थी, वो शासन सही से नहीं कर रहा था, वो लोगों के ऊपर अत्याचार करता था, वो बहुत ही ज़्यादा प्रतिक्रियावादी था। इस वजह से वहाँ के लोगों में जो बेरोज़गारी और भूखमरी की नौबत आ गई थी, इसीलिए उसकी आलोचना होने लगी। और यही सब जो कारण था जो लोगों वहाँ की जनता में आक्रोश जगा, और वहाँ की जो जनता थी आक्रोश जगा, तो उन लोगों ने क्रांति करने का सोचा, और यही जो क्रांति है ये 1848 ईस्वी की क्रांति का रूप ले लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इटली जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की भूमिका क्या है? इटली जर्मनी का जो एकीकरण हुआ था उसमें जो ऑस्ट्रिया है उसकी भूमिका क्या थी? सो इसका आंसर है इटली जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया एक बहुत ही बड़ी बाधा थी। एकीकरण के पीछे पीछे मूलतः राष्ट्रवादी भावनाएं थी, और ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिक घोर प्रतिक्रियावादी था। जो मेटरनिक था वो ऑस्ट्रिया का चांसलर था, वो बहुत ही ज़्यादा वैसे गीज़ो के जैसा ही बहुत ही प्रतिक्रियावादी प्रकार का व्यक्ति था। उसने इटली जर्मनी के एकीकरण हेतु सभी आंदोलनों को दबाने का प्रयास किया। जो इटली जर्मनी का एकीकरण होना था, वहाँ की आज़ादी होनी थी, वहाँ का एकीकरण होना था, उसमें जो बहुत ही क्रांतिकारी प्रकार के कार्य हो रहे थे, उसने जो मेटरनिक है उसने वो सब दबाने का काम किया। एकीकरण हेतु सभी आंदोलनों को दबाने का प्रयास किया। मेटरनिक के दमनकारी नीति की प्रतिक्रिया स्वरूप तथा जर्मनी के लोगों में राष्ट्रवाद की भावना बढ़ती चली गई, और उसने जो क्रांतिकारी प्रकार के जो कार्य हो रहे थे, आंदोलन हो रहे थे वहाँ के एकीकरण के लिए, तो जो मेटरनिक था उसने वो सारा कुछ दबाने का प्रयास किया। इसलिए वहाँ की जनता में आक्रोश जगा, और वहाँ की जनता ने क्रांति करने का सोचा। ऑस्ट्रिया में मेटरनिक के पतन के बाद इटली तथा जर्मनी के लोगों ने एकीकरण की सबसे बड़ी बाधा समाप्त होते देख भारी उत्साह के साथ एकीकरण का प्रयास किया और सफलता पाई। ऑस्ट्रिया में जो वो मेटरनिक था वो घोर प्रतिक्रियावादी व्यक्ति था। उसने वो जो आंदोलन हो रहे थे वहाँ के एकीकरण के लिए उसको दबाने का प्रयास वो कर रहा था, और उसका जब पतन हो गया तो वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा उत्साह में आ गए और उस क्रांति को और आगे बढ़ाने का सोचा, और वहाँ की एकीकरण की बाधा भी समाप्त होने लगी। ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यूरोप में राष्ट्रवाद फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट किस तरह सहायक हुआ? यूरोप में जो राष्ट्रवाद फैलाया गया था उसमें नेपोलियन बोनापार्ट का बहुत ही ज़्यादा योगदान था। वो किस तरह सहायक हुआ यही हमसे पूछा जा रहा है। सो इसका आंसर होगा यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में नेपोलियन की बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका थी। उसने इटली और जर्मनी के राज्यों को भौगोलिक नाम की परिधि से बाहर कर वास्तविक रूपरेखा प्रदान की, जिससे एकीकरण का मार्ग प्रशस्त हुआ।
नेपोलियन के नेतृत्व में विभिन्न भागों में एकत्र सेना में प्रेम एवं सहानुभूति जगी। वहाँ की जनता का नेतृत्व, वहाँ की जो सेना थी उसका नेतृत्व किया था नेपोलियन ने, और उसके नेतृत्व में वहाँ की जो जनता थी वहाँ उन लोगों के बीच प्रेम और एकता का भाव जगा। और इटली में नेपोलियन के संगठित शासन में प्रगति हुई। नेपोलियन ने जर्मनी के 300 से भी अधिक स्वतंत्र राज्यों को 39 राज्यों का संघ बनाकर वहाँ की जनता में राष्ट्रवाद भरा। और उसकी नीतियों के कारण फ्रांसीसी प्रभुता और आधिपत्य के विरुद्ध यूरोप में देशभक्तिपूर्ण विक्षोभ भी जगा। इस प्रकार नेपोलियन बोनापार्ट यूरोप में राष्ट्रवाद फैलाने में सहायक रहा। ये इसका आंसर हो जाएगा। अगर आप इस तरह से आंसर लिखते हैं तो आपके एग्ज़ाम में बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। आगे बढ़ते हैं। 4th क्वेश्चन है ये, गैरिबाल्डी के कार्यों की चर्चा करें। ये 4th क्वेश्चन है। इसमें लघु उत्तरीय में टोटल 5 क्वेश्चन है और ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। देन उसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन होगा। तो हमसे ये पूछा जा रहा है कि गैरिबाल्डी के कार्यों की चर्चा करें। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये मे बी 2025 में पूछा भी गया है। सो इसको एक बार देख लीजिएगा, मार्क कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। देन आगे बढ़ते हैं। गैरिबाल्डी के कार्यों की चर्चा करें। इसका आंसर होगा गैरिबाल्डी पेशे से एक नाविक था। वो पेशे से एक नाविक था। जो गैरिबाल्डी है वो पेशे से एक नाविक था, वो नाव चलाया करता था। आगे बढ़ते हैं। वह इटली का था। शुरू में वह मेजनी के विचारों का समर्थक था, किंतु बाद में वो काबुल के विचारों से प्रभावित होकर संवैधानिक राजतंत्र का पक्षधर हो गया। वो जो मेजनी है वो एक नाविक था पेशे से, वो नाविक था और वो जो है वो इटली का था और वो मेजनी के विचारों से बहुत ज़्यादा प्रभावित था। और मेजनी को मतलब ऐसा कि वो अपना आइडियल माना करता था, बहुत ज़्यादा प्रभावित था, लेकिन उसके बाद वो काबुल के विचारों से प्रभावित होने लगा। जो काउंट काबुल है वो उसके विचारों से प्रभावित होने लगा, संवैधानिक राजतंत्र का पक्षधर हो गया। उसने कर्मचारियों तथा स्वयं के सेवकों की सेना का गठन कर इटली के प्रांत सिसिली तथा नेपल्स पर आक्रमण कर विजय प्राप्त किया। उसने अपने स्वयं के जो सेवक थे, गैरिबाल्डी है उसके जो सेवक थे, उसके नौकर लोग, तो वो उसको अपनी सेना में भर्ती किया। वो एक सेना बनाया और सेना बनाकर इटली का प्रांत जो था, इटली का एक शाखा है सिसिली और नेपल्स, उस पर वो आक्रमण किया और वहाँ से वो विजय प्राप्त किया। गैरिबाल्डी ने गणतंत्र की स्थापना कर विक्टर एमैनुअल के प्रतिनिधि के रूप में सत्ता संभाली और तत्पश्चात गैरिबाल्डी विक्टर एमैनुअल से भी मिला और इमैनुअल द्वारा दक्षिण इटली के शासन को ठुकरा कर वो कृषि कार्य में लग गया। बस यही इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था। वो जो सत्ता था उसका, जो विक्टर एमैनुअल से मिला लास्ट में, वो उसको सत्ता मिली, सत्ता वो ठुकरा कर वो अपना कृषि कार्य में, खेती बाड़ी में लग गया। लास्ट क्वेश्चन है, विलियम पहला के बगैर जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क के लिए असंभव था कैसे? विलियम पहला जो है वो जर्मनी के एकीकरण में बहुत ज़्यादा वो योगदान था उसका, बहुत ज़्यादा वो हेल्प किया था, बहुत योगदान था उसका। सो आगे बढ़ते हैं। और बिस्मार्क का भी बहुत ज़्यादा योगदान था, तो उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा रहा है क्वेश्चन के विलियम पहला के बगैर जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क के लिए असंभव था कैसे? आंसर होगा विलियम पहला का विश्वास था कि प्रशा सुदृढ़ राजतंत्र के नेतृत्व में ही जर्मनी का एकीकरण संभव है। विलियम पहला राष्ट्रवादी विचारधारा का था। उसके द्वारा जर्मनी की औद्योगिक क्रांति में तेज़ी लाने तथा जर्मनी को एकता के सूत्र में बांधने का काम किया। जो विलियम पहला था वो पूरे जर्मनी को एकता के सूत्र में बांधने का काम किया था। उसने जर्मनी को एकता के सूत्र में बांधा। जर्मनी के एकीकरण में बाधा बन रही ऑस्ट्रिया से मुकाबला करने के लिए उसने सैन्य शक्ति तैयार किया। जर्मनी के एकीकरण में जो ऑस्ट्रिया है वो बाधा बन रही थी, इसलिए उसने जो विलियम पहला है उसने ये सैन्य शक्ति तैयार किया, उसने सेना का गठन किया, सेना बनाई और उससे मुकाबला करने के लिए उसने ऑस्ट्रिया से मुकाबला किया, सैन्य शक्ति तैयार किया। जर्मनी के एकीकरण को ध्यान में रखकर उसने महान कूटनीतिज्ञ बिस्मार्क जो है वो एक महान कूटनीतिज्ञ था। उसने बिस्मार्क को अपना चांसलर नियुक्त कर लिया। विलियम पहला ही वह व्यक्ति था जिसने कदम कदम पर बिस्मार्क का साथ दिया, नहीं तो विलियम पहला के बगैर जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क के लिए असंभव था।
इस तरह हम देखते हैं कि जो विलियम पहला है उसका बहुत ही ज़्यादा योगदान रहा है जर्मनी के एकीकरण में। सो ये हमारा अति लघु उत्तरीय और लघु उत्तरीय यहाँ पे ख़त्म होता है। और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इसका लॉन्ग वीडियो का भी एक सीरीज़ लेकर आऊँ, इसका लॉन्ग क्वेश्चन आंसर भी करवा दूँ, सो कमेंट में प्लीज़ बताइएगा और ये भी बताइएगा कि आगे किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। एंड मैं अगैन कह रही हूँ कि अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं देन स्टे कनेक्ट विद दिस चैनल। हम बहुत ज़्यादा हेल्पफुल वीडियो बनाते हैं क्लास 10th वालों के लिए, और 2026 वालों के लिए तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल वीडियो होने वाली है। हमारा सारा कंटेंट जो है वो उन्हीं के लिए होता है, 2026 वालों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल वीडियो मिलेगी आपको इस चैनल पे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए कि किस टॉपिक पे आगे वीडियो चाहिए। थैंक यू सो मच।